राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज मेरे साथ रोहतक से जुड़ रहे हैं भाई सतवीर दलाल जी। इनका एक बहुत शानदार चैनल है जी यूट्यूब पे, भारत लिंक ग्लोबल। इनका मैं परिचय बता दूं, मेरा इनसे आज से करीब 2 साल पहले परिचय हुआ था। तब ये पत्रकारिता करते थे और इनका यूट्यूब चैनल नहीं था। मैंने इनको समझाया कि भाई यूट्यूब पे आओ, तो इनको पहली बात तो ये कॉन्फिडेंस ही नहीं था। उन्होंने बोला मैं कर लूंगा। अरे मैंने कहा आप कर नहीं लोगे, आप बहुत बढ़िया करोगे। खैर, इनको ऑलमोस्ट धक्के देने पड़े। धक्का धक्का दे के, जैसे ट्रेन में नहीं चढ़ाया जाता, ऐसे धक्का दे के मैंने इनको जबरदस्ती यूट्यूब चैनल इनका शुरू करवाया, इनको चढ़ाया। और आई एम प्राउड टू से कि मात्र 6 महीने के अंदर ही इज डूइंग वेरी वेल। आज की तारीख में इनका एनालिसिस हरियाणा में नंबर 1 है। इनका नया चैनल है। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि हरियाणा के बारे में आपको कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस देखना है तो सतबीर भाई को आप लोग भारत ग्लोबल लिंक को फॉलो कीजिए। सतबीर भाई राम राम। नमस्कार अजीत भाई, कैसे हो? राम राम जी, बहुत बढ़िया जी। आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है। अरे सर, आपने तो काफी कुछ कह दिया, मैं इस लायक कहाँ हूँ। चलिए, आपने शुरू करवाया था तो थोड़ा प्रयास कर लिया मैंने। नहीं, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी जी, अच्छा शुक्रिया अजीत सतबीर भाई। भाई, आपको याद होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम घूम के कह रहे थे भाई भाजपा के स्लीपर सेल कांग्रेस में घुसे हुए हैं, सबको निकाल दूंगा। जी याद है ना? जी 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 तो मन्ना कही थी उठा है जवान कुछ करके दिखाएगा। हम्म तो लोगों ने पूछा क्या करेगा, मैंने कहा मूत के फिर सो जाएगा। हम्म जी तो जवान उठा तो था, ये मानना पड़ेगा, पर जवान हम्म ने किया क्या? हम्म सबसे बड़ा मैंने ये कहा था जी, कांग्रेस का सबसे बड़ा स्लीपर सेल जी कांग्रेस में हरियाणा में तो हुड्डा साहब है, जो हम्म सबसे बड़ा ग्रहण है। हम्म और आज तक हुड्डा साहब का इलाज नहीं कर पाई कांग्रेस। जी तो आपने एक बात कही थी, इलाज हो भी कौन? हम्म जी हुड्डा का कोई इलाज नहीं है। जी जी हुड्डा जी के बगैर कांग्रेस की 1 रुपए की भी गति नहीं है। ये जी बात सही है? जी, बिल्कुल मानता हूँ सर मैं। क्या अभी क्या चल रहा है हरियाणा कांग्रेस में? हुड्डा सर साहब चल रहेंगे कि जाएंगे? हुड्डा साहब से पिंड छूट जाएगा कांग्रेस का? नहीं सर, जिस दिन मेरा ये मानना है सर, जिस दिन भूपेंद्र हुड्डा जी से राहुल गांधी पिंड छुटा लेंगे, उस दिन कांग्रेस खत्म है हरियाणा के अंदर। अच्छा, जी, मतलब वजह है हरियाणा सर। में अगर हरियाणा में कांग्रेस है तो हुड्डा के कारण है। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर तो हुड्डा को हटाना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। बिल्कुल मूर्ख, पंजाब वाला हाल हो जाएगा सर। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हुआ करते और रॉयल फाइटर हुआ करते वो। और ये प्रियंका गांधी जी ने वो उनके, क्योंकि उनके ग्रुप के आदमी थे, उनको नवजोत सिद्धू को बना दिया उनकी जगह। तो क्या हाल हुआ कांग्रेस का? सर यहाँ भी उससे भी बुरा हाल होगा। वहां तो अभी चलिए थोड़े बहुत हैं भी, यहाँ तो वो भी खत्म नहीं, वो भी खत्म हो जाएगी पार्टी। अच्छा, जिला कमेटीज बनाने वाले थे राहुल जी। जी, लोग बताते हैं कि पिछले 10 साल से हुड्डा ने जिला कमेटी नहीं बनने दी। नहीं बनने जिला दी। अध्यक्ष या तो बनेगा, नहीं बनेगा तो मेरा बनेगा। जी और राहुल गांधी बेबस हैं, वो किसी को जी, जिला अध्यक्ष बना ही नहीं सकते। आपका नहीं ये बना। कहना है? बिल्कुल कहना है सर। सर क्या दिक्कत क्या है? 4 तारीख को इसमें चंडीगढ़ में मीटिंग ली थी राहुल गांधी जी ने, और सभी को बुलाया था। और वो उसका नाम रखा था संगठन सर्जन प्रक्रिया, यानी संगठन बनाना। और उसमें उन्होंने पर्यवेक्षक भी लगाए थे, सब कुछ किया था सर। बाहर के भी पर्यवेक्षक बुलाए थे, यहाँ के जो सीनियर लीडर थे वो भी बुलाए थे। और इतना शानदार एक खाका खींचा था। आगे फील्ड में जाएंगे, डायरेक्ट रिपोर्ट लेंगे, किसी के होटल में नहीं रुकेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, नहीं तो उनको ही निकाल देंगे कांग्रेस से। मैंने सर 4
को नहीं तो 5 तारीख को ही वीडियो बना दी थी कि ये सब ड्रामा है और कुछ भी नहीं होगा, कोई संगठन सर्जन नहीं होगा। हर एक सोशल मीडिया चैनल के ऊपर ये था कि 30 जून को ये फाइनल हो जाएगा कि हुड्डा को कैसे बाहर भगाया जाए और हुड्डा का एक भी आदमी इसमें संगठन के अंदर नहीं होगा। जबकि मैं अकेला ऐसा आदमी था, मैंने ये कहा था 30 जून छोड़िए, 30 जुलाई भी निकल जाएगी, 30 अगस्त भी निकल जाएगी, ये जो संगठन सर्जन का काम है या ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का जो है उनके नामों का डिक्लेरेशन ही नहीं होगा। आप मेरी वीडियो उठा के देख लीजिए सर, 4-5 जून के पहले हफ्ते की, बिल्कुल मैंने कहा था कि राहुल गांधी के बस का नहीं है सर भूपेंद्र हुड्डा जी को अवॉइड करना हरियाणा से किसी भी सूरत में। क्यों? क्योंकि आज देखो मैं वीडियो बनाता हूँ, लोग ये कहते हैं कि ये तो प्रोपेगेंडा है, ये तो भूपेंद्र हुड्डा का चैनल। नहीं सर, मुझे भूपेंद्र हुड्डा से कुछ नहीं लेना देना। हरियाणवी में कहते हैं ना भाई, मन ने कौन सा भूपेंद्र हुड्डा दो रे महेश शर्माणी है, पॉलिटिकल आदमी तो मैं हूं ही नहीं सर, तो मैं क्यों पक्ष लूंगा। लेकिन मैं स्थिति को देख रहा हूं सर, जो यथा स्थिति है मैं उसको देख रहा हूं कि जो भूपेंद्र हुड्डा का विरोधी गुट है, यानी कुमारी शैलजा जी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी, मेन तो अभी ये दो ही रह गए। हालांकि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, उनको इतना ज्यादा बागी गुट में तो हम नहीं कह सकते। पहले किरण चौधरी जी थे या फिर कुलदीप बिश्नोई जी थे। सर ये आदमी शोर मचा रहे हैं, ठीक है, ये अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जी, किरण चौधरी जी तो मजबूर हो गए, नहीं चलो बीजेपी में जा चुके हैं, और अब ये सुनने में आ रहा है कि कुलदीप बिश्नोई जी तो वापस कांग्रेस में आने लग रहे हैं। लेकिन चलो वो तो आए या ना आए सर, ये तो उनकी बात है। लेकिन मेन बात यह है कि पार्टी को क्या चाहिए होता है सर, जो पार्टी का सुप्रीमो होता है उसको किस चीज की जरूरत होती है? पैसे की, और अगर वो कोई रैली करता है तो उसमें भीड़ की। सर भीड़, अगर कोई रैली, मान ली राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं या और मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कोई रैली करते हैं कहीं पर भी, अगर उनका ग्राउंड खाली पड़ जाएगा दिल्ली में या हरियाणा में कहीं पर भी अगर वो करते हैं, अगर भीड़ ही नहीं आएगी तो सर वो तो वैसे ही फ्लॉप डिक्लेयर हो जाएंगे। और भीड़ लाने वाला सिर्फ और सिर्फ सर भूपेंद्र हुड्डा है। एक बार कांग्रेस में वोट क्लब पे, यहाँ पर आपको ध्यान हो, राहुल गांधी जी ने कोई रैली की थी और उसमें पूरी की पूरी जो भीड़ थी 95% वो भूपेंद्र हुड्डा के आदमी थे, वो भरा हुआ था और वो गुलाबी पगड़ी की पहचान थी। तो वो गुलाबी गैंग का नाम सर तब शुरू हुआ था कि ये गुलाबी गैंग है, ये भूपेंद्र हुड्डा का गैंग है। तो उस रैली के बाद शैलजा जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई पार्टी की ये तो गलत नीति है कि जो भीड़ इकट्ठी करे उसी को आगे बढ़ाते हैं, जो खर्चा करे जिसकी कैपेसिटी हो सिर्फ उसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, ऐसे तो दूसरा तो मुख्यमंत्री होगा ही नहीं। तो सर इसका क्या तात्पर्य है? पहला तात्पर्य तो ये है कि कुमारी शैलजा जी न तो भीड़ इकट्ठी कर सकती हैं, न उनके पास इतने संसाधन, और पॉलिटिक्स में जरूरत किस चीज की होती है? भीड़ की जरूरत होती है। वो नेता उसी को माना जाता है जो भीड़ इकट्ठी कर दे। आज भूपेंद्र हुड्डा जी की ये कैपेसिटी है कि वो अगर 10 दिन के या 15 दिन के नोटिस पे 2 लाख की भीड़ इकट्ठी करनी हो तो वो 2 लाख आदमी को इकट्ठा कर सकता है। और ये जो रणदीप सुरजेवाला जी हैं, कुमारी शैलजा जी हैं, ये सर 10,000 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते। एक हफ्ते का अगर नोटिस दिया जाए, 10 दिन का भी नोटिस दिया जाए, 20 दिन का नोटिस दिया जाए, तो एक बार बताइए बड़े नेता को क्या चाहिए? उसका भी तो फेस शेविंग पॉलिटिक्स होनी चाहिए ना। तो फेस शेविंग कौन करता है जी? सर एक बात बताऊं, जी आपकी बात बहुत सही है कि जी। भाई संसाधन होने चाहिए नेता के पास फंड्स जुटाने की क्षमता होनी चाहिए और भीड़ हम्म जुटाने की। हम्म ये सब सारा कुछ जितना भी है हम्म। ये वोटिंग से एक दिन पहले तक चाहिए होता है। बिल्कुल पहले तक चाहिए होता है सर। जिस दिन वोटिंग होनी होती है ना, हम्म उस दिन ना पैसे काम आवे, ना भीड़ काम आवे, ना संसाधन काम आवे। उस दिन हम्म। चाहिए होते हैं वोट। वोट। अब अब वोट। एक मिनट, मेरे जी को जी जी बात पूरी कर लेने दो। जी 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 जी। हुड्डा, पिछला चुनाव बता दूं, बहुत भीड़ थी। हम्म। हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जब कहीं जाते थे भीड़ लग जाती थी। बीजेपी के पंडाल में 100 आदमी नहीं होते थे। कौन से सन की बात कर रहे हैं सर? ये इस सन की, इसकी जो ये 2024 की। 24 जी में सर। जो चुनाव होया है, जी जी तो जी। बीजेपी का एक लीडर अपने आदमियां धुर गया। अरे यार तुम आए नहीं? बोला जी हम को नहीं आवा, हम्म हम तो
जाएंगे हुड्डा की रैली में। जो हुड्डा के लोग हैं ना, जिन्हें धौल कपड़िए कहा कर रहे हैं, हम तो जी धौल कपड़ियों के साथ खड़े रहेंगे, उनकी ही भीड़ बढ़ाएंगे, उनकी ही जय जयकार करेंगे। चिंता मत करिए, वोट थारी है। मैं पहले दिन से कह रहा था, मैंने कहा भाई ये हुड्डा के साथ और कांग्रेसियों के साथ जो ये भीड़ दिखाई दे रही है ना, ये भीड़ तो है हुड्डा की, वोटर है बीजेपी का। किसी को विश्वास ही नहीं होता था। जब ईवीएम खुली तो वही चीज निकल के आई। क्यों? जो धौल कपड़िया है ना गांव में, उसकी इतनी चाल है, गांव में इतना रसूख है कि वो बाकी लोगों को ना अपनी धौंस दे के अपने साथ खड़ा कर लेता है। तो धौंस दे के आप उसको चौराहे पे या सभा में खड़ा तो कर लोगे, वोट नहीं दिवा सकते। जी 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 जी। हुड्डा की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हुड्डा जी जब चुनाव प्रचार करते हैं तो पब्लिक में एक मैसेज जाता है, ओ भाई रे हुड्डा की सरकार आ गई, मतलब जाटों की सरकार आ गई, जाटों का राज आ गया। जी जी और जी। जाटों का राज आते ही 75% पॉपुलेशन के कान खड़े हो जाते हैं। तो हुड्डा के पास चाहे जितनी भीड़ हो, हुड्डा और जाटों की सरकार के नाम पे वो जो 35 बिरादरी है ना, वो ऐसे थोड़ा बिल्कुल साइड सच है ये बात सच है सर कि इससे खट्टर कैसे, साहब, इस समस्या का क्या हल है ये बताओ। इस समस्या का सर कोई भी हल नहीं है। ये फैक्ट है कि खट्टर साहब ने हरियाणा के अंदर जाट वर्सेस नॉन जाट का जो कार्ड खेला है, उससे वोटों का जो ध्रुवीकरण है सर वो हुआ है, बीजेपी की तरफ भी हुआ है। और एक समस्या और भी है सर कि जाटों के अंदर भी जो वोट है वो बीजेपी की तरफ जाने लग रहे हैं। ये वो है बीजेपी की जीत का कारण है। और कुछ तो मैनेजमेंट होती है सर, बीजेपी की मैनेजमेंट बहुत शानदार थी। हुड्डा जी का ओवर कॉन्फिडेंस है। एक बार आपने ये 2014 का माहौल देखा था ना सर, 2014 में ये था कि बीजेपी अगर कुत्ते को भी टिकट दे देगी तो वो भी जीत जाएगा। उस टाइम सिर्फ टिकट की मारामारी थी सर, वोट की या जीतने की मारामारी नहीं थी। अगर टिकट मिलेगी बीजेपी की, समझो जीत होगी। और ये फैक्ट था सर, इतनी ज्यादा हवा थी बीजेपी की। क्यों? क्योंकि सेंटर के अंदर है मोदी जी आ चुके थे, और मोदी जी की जो हवा थी वो हर चीज के ऊपर भारी पड़ रही थी। लेकिन अब की बार ठीक है सर, खट्टर साहब ने ये वो किया, लेकिन मैनेजमेंट भी उसके साथ की साथ थी। अगर एंटी इनकम्बेंसी थी तो उससे बीजेपी ने कई स्टेप ऐसे चले जो कि मैं समझता हूं कि मास्टर स्ट्रोक थे। पहली बात तो नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री के रूप में बनाना। अगर वो किसी को और किसी को भी बना देते सर, वो बात नहीं होती, वो वोट नहीं आती बीजेपी को। नायब सिंह सैनी जी का जो 1-1.5 महीने का सर जो उनकी गतिविधियां देखी थी ना, उसी से लोग कायल हो गए थे कि वह बहुत बड़ी आदमी है। और वास्तव में नायब सैनी है वो बहुत बढ़िया आदमी है सर, हर एक आदमी की रेस्पेक्ट करता है, सभी कुछ करता है। तो जब जाटों के भी तो करीब है ना, तो जाट वोटों का भी तो ध्रुवीकरण उसी साइड में हुआ है ना, बीजेपी की तरफ। दूसरा फिर वोटों की जो गलत जो कॉन्फिडेंस था, अब की बार 31 ऐसे वो थे सर, 30-31 पिछले उसमें, जिनमें से मेरे को लगता था कि 50% जो ना वो एमएलए नहीं जीतते, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उन्हीं को टिकट दिया गया। सीटिंग गेटिंग का जो फार्मूला अपनाया गया सर वो गलत था। एक हार की वजह ये भी थी। दूसरा फिर कुछ ऐसे टिकट वितरण किया गया भूपेंद्र हुड्डा जी ने, पता नहीं किस उसके कारण, कि कई को तो इलेक्शन से पहले मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये बीजेपी की इसकी कांग्रेस की टिकट इसके पास है, लेकिन ये आदमी हारेगा और ये कांग्रेस का ही बगावती जीतेगा। कईयों को तो मैंने वीडियो बना के कहा था सर। तो वो बागी तो खुद हुड्डा ने खड़े किए थे सर, कुछ खड़े किए थे ठीक है, लेकिन वो वोट भी तो डिवाइड होगी ना सर। दूसरा ओहो, फिर आप डिफरेंस एक मिनट। डिफरेंस देखिए, कितना डिफरेंस था। कम से कम 8 से 10 सीट ऐसी थी जिनमें वोटों का जो डिफरेंस ही 2-2 हजार 2,500 का था, बहुत कम मार्जिन था।
तो सर कई वजह थी जीतने की। हुड्डा साहब को जो ये ओवर कॉन्फिडेंस था ना कि हमारी जी तो 70 सीट आऊंगी, 20 हरवा भी देंगे, जब भी 50 रह जाएंगी, जी 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 50 जी। से ज्यादा अगर सीट आ गई तो हाई कमांड को किसी और को मौका देने का हौसला हो जाएगा। हाँ ये जो सोच थी, इस सोच के तहत जानबूझ के हुड्डा साहब ने 20 सीट कांग्रेस को हरवाई, जिसमें 17 वाकई कांग्रेस हार गई बागियों के कारण, 17 हम्म सीट थी वो। हम्म अच्छा, मुझे हम्म एक बात बताइए, जी लगातार दो चुनाव, हम्म। दो क्यों तीन, 3 चुनाव। लगातार 3 चुनाव हारने के बाद हम्म और चौथा भी हारने की संभावना इसलिए बन रही है हम्म कि ये तो फिर होगा भाई। मान लो हमने कहा अगला चुनाव फिर हुड्डा साहब जीतने के हम्म कगार पे पहुंच गए, तो बीजेपी हम्म। तो फिर हल्ला मचाओगी भी, आ गया जाटो का राज। बिल्कुल मचाएगी सर। ये तो टैग है, क्यों? टैग है सर, बिल्कुल है सर, टैग है। और उनका उनका है बगैर खर्ची पर्ची, हम बिल्कुल। हाँ मैं समझ गया तो सर। ये तो फिर जाटों की सरकार आ जाएगी 4 साल बाद। बिल्कुल आ जाएगी। तो ये जो टैग है, इस टैग हम्म की वजह से जो बहुसंख्यक समाज हुड्डा के वजह से कांग्रेस से कट जाता है। अगर ये हम्म हुड्डा का और जाटों का टैग हट जाए कांग्रेस से कि ये हम्म जाटों की पार्टी है, हम्म। कांग्रेस का राज मतलब जाटों का राज, अगर ये नहीं सर। टैग कांग्रेस हटा दे नहीं तो सर। फिर बहुत से लोग जो पहले कांग्रेसी होते थे वो वापस जुड़ जाएंगे कांग्रेस से। सर वापस जुड़ जाओ, क्या फर्क पड़ता है, कितने आदमी जुड़ जाएंगे। मान लीजिए 15-20 आदमी जुड़ जाएंगे, उनके पास कितनी वोट है। लेकिन देखो, पहली बात तो मैं जाट की बता दूं आपको, जाट कांग्रेस के साथ नहीं है, जाट हुड्डा के साथ है। दूसरी पार्टी ये हो सकता है कि अदर जाट मतलब नॉन जाट कम्युनिटी वो कांग्रेस से जुड़ जाएगी। लेकिन नहीं, अगर भूपेंद्र, जाट बोलिए। अगर हुड्डा से हरियाणा का नेतृत्व लेके कोई और हाँ। बड़ी जिम्मेवारी हरियाणा में ही दे दी जाए किनको? हुड्डा साहब को, हाँ। सीएम रहे से बड़ी कौन कांग्रेस सी? में ही, सर सीएम से बड़ी कौन सी जिम्मेदारी होगी मतलब हरियाणा में? सीएम चेहरा, भाई जाट तभी वोट देगा जब सीएम चेहरा हुड्डा रहेगा। यस। हाँ बिल्कुल, यही है सर। तब तो फिर अगर जाट जाट अगर हुड्डा के साथ रहेगा तो नॉन जाट फिर तो बीजेपी के साथ रहेगा। बीजेपी के लिए तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। बिल्कुल अच्छी सिचुएशन है सर, मैं मानता हूँ इस चीज को। अच्छा, एक चीज बताओ, आप लगातार 3 चुनाव हार के भी जाट अभी भी हुड्डा के साथ जुड़ा है, इंटैक्ट है जाट वोट अभी भी? सर मैंने कहा ना कि जाट भी बीजेपी की तरफ जाने लग गए, कहा तो था मैंने अभी। कितने कितने परसेंट? मेरे तो हिसाब में सर देखो, 25% तो जा चुके हैं, 25 से 30-35% तक तो जाट जा चुके हैं बीजेपी में। अगर तो बीजेपी किस उनको नाम पे गए, हिंदुत्व के नाम पे गए, किस नाम पे गए? सरकार के नाम पे, राज के नाम पे सर। अच्छा, राज के नाम पे। सर लोग राज के साथ भी तो जुड़ना चाह रहे हैं ना। जब हवा होती है किसी पार्टी की तो लोगों को ये भी पता होता है भाई इस पार्टी की सरकार आने जा रही है, तो जो न्यूट्रल आदमी है वो भी उनके साथ जुड़ जाते हैं, भाई सरकार तो इसकी आने लग रही है, अब दूसरी पार्टी के साथ। जी बोलिए। एक मेरा सवाल है जी भाई, ओरिजिनली तो जाट चौधरी देवीलाल का वोटर था ना, बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज उस परिवार में फूट पड़ गई है। जी मैंने कई लोगों से पूछा भाई इनका एक का हुस्का है, मेल हुस्का है, बोले ना हो सकता। मैंने कहा यार, जब बाढ़ आती है ना, बाढ़, हम्म तो सांप और नेवला एक ही पेड़ पे चढ़ जाते और फिर नहीं लड़ते, क्योंकि उन्हें हम्म पता है बाढ़ आ रही है। हम्म तो मैंने कहा भाई, जो वक्त और राजनीति में तो कोई पक्का दोस्त नहीं होता और कोई दुश्मन ना होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भाई, कितने दिन सत्ता से बाहर रहेगा परिवार? अगर हम्म क्या कोई संभावना है कि इनेलो मतलब देवीलाल परिवार फिर से एक हो जाए? और अगर हो जाता है तो हम्म क्या जाट देवीलाल के परिवार की तरफ वापस हम्म। शिफ्ट हो सकते हैं? पहली बात तो सर, संभावना देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये संभावना तो मुझे भी लग रही है कि इनेलो परिवार एक हो जाएगा।
लेकिन अगर इनेलो परिवार एक हुआ, यानी अजय चौटाला जी और अभय चौटाला जी एक हुए, तो सर वो घातक होगा अभय चौटाला जी के लिए, अजय चौटाला जी के लिए घातक नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि जाट तो जुड़ जाएंगे सर, नो डाउट। जब उनको ये पता चलेगा भाई देवीलाल की फैमिली जो ओम प्रकाश चौटाला जी की फैमिली एक हो चुकी है, तो वो तो जुट जाएंगे सर, जुड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन नजदीक आएगा सर, दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला जी पॉलिटिक्स के मास्टर हैं। अजय चौटाला जी तो है ही हैं, लेकिन इनेलो के अंदर सिर्फ अकेले अभय चौटाला जी हैं जो उनके लड़के हैं। कर्ण चौटाला और अर्जुन चौटाला जी हैं, वो उनका इतना दबदबा नहीं है सर, उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा किसी भी रूप में। और जैसे ये एक होंगे सर, मुझे ऐसा लगता है कि बीच में तो एक हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आएगा जाट इन लोगों के साथ जुड़ जाएंगे। वो इलेक्शन से बिल्कुल ठीक पहले, महीना पहले लगा लीजिए, 15 दिन पहले लगा लीजिए, वही जेजेपी अलग हो जाएगी, वही इनेलो अलग हो जाएगी, और जो जाटों की वोट है वो आ जाएंगी जेजेपी के अंदर। यानी आज जो जेजेपी का ग्राफ है वो जो आज 0 हो रहा है, अगर ये परिवार एक होता तो उसका बेनिफिट जेजेपी को मिलेगा सर। भले ही वो एक बैनर कर लें, इनेलो का बैनर कर लें, जेजेपी को बिल्कुल आज के दिन वो बेशक खत्म कर लें, लेकिन सर जैसे ही सत्ता नजदीक आती दिखाई दी, वो फिर दो फाड़ हो जाएंगे। और उसके बाद अभय चौटाला जी को, मेरे हिसाब से, मेरा आकलन है सर, अभय चौटाला जी के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। मुझे एक बात बताइए, जी। जब खट्टर साहब का दूसरा टर्म शुरू हम्म। हुआ, हम्म। उस साल जाटों ने 12 सीट दी थी जजपा को, 10। 10। हम्म। वहां पे तात्कालिक लाभ उठाने के लिए दुष्यंत जाके खट्टर की गोदी में बैठ गया। जी। अगर ना बैठता, विपक्ष में रह लेता, हम्म। तो हम्म। जोड़ तोड़ करके कुछ करा के कैसे भी हम्म। आधी हो सकता, आधी पार्टी तोड़ लेती। बीजेपी तो बहुत तेज है इनका मामला, हम्म। निर्दलीय भी थे ही 5-7, हम्म। कांडा कुंडा। हम्म। बीजेपी सरकार तो चला लेती, हो सकता ही नहीं कि हम्म। आधी पार्टी टूट के चली जाती। पर इसके संभव था। बावजूद जो जाटों की नाराजगी दुष्यंत से हुई, हम्म। हम्म। वो ना होती बिल्कुल नहीं होती। अब की बार कलियर दुष्यंत चौटाला जी सीएम होते सर, क्लियर तो कट। तात्कालिक लाभ के डिप्टी सीएम की पोस्ट के लिए आप, मैं ये मानता हूं कि हमेशा के लिए तो खैर नहीं, राजनीति में कुछ भी हमेशा के लिए पॉलिटिक्स नहीं में होता, हमेशा के लिए नहीं होता कुछ भी। पर बहुत बड़ा पॉलिटिकल नुकसान कर लिया दुष्यंत चौटाला ने। बिल्कुल कर लिया सर। चलो ईब के पब्लिक ने सजा भी दे दी, खुद अपनी जी। सीट पे 5वें नंबर पे चले गए। हम्म। पर सर, हिंदुस्तान की पब्लिक बहुत जल्दी माफ भी करने वाली है। कर लेती है सर। जी। तो अगर 5 साल पब्लिक के बीच में जाए दोनों भाई हम्म। कि जी मारता गलती होगी माफ कर दो, हम्म। तो जाट तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल कौम है। हम्म। ज्यादा तभी ज्यादा, ज्यादा हम्म। कोन्या गड़े ज्यादा, हम्म। उन माफ भी करो तो कितने देर लग गए, हम्म। और दिल से माफी मांगो तो इधर कोई भी माफ कर देगा। हम्म। हम्म। इसकी क्या संभावना है कि संभावना जाट सर इसकी दुष्यंत ने माफ कर दे? दुष्यंत को माफ कर दें, लेकिन सर अब जो एक्टिव होने लग रहे हैं, अभय चौटाला भी होने लग रहे हैं, तो मुझे लगता है अभय चौटाला जी के साथ भी कुछ लोग तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे सर। तो ये नहीं हो सकता कि दुष्यंत चौटाला जी अकेले फील्ड में आए और वो जजपा जीत जाए, ऐसा संभव नहीं है। दूसरा एक चीज और कहूंगा सर मैं, अगर जेजेपी का ग्राफ बढ़ता है किसी भी कारण से, चाहे वो माफी मांग ले, कुछ कर ले और जाट उनको माफ कर दें, तो सर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जेजेपी के अंदर भी दुष्यंत की जगह दिग्विजय चौटाला जी है ना, वो उभर के सामने आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कॉन्फिडेंस देखा है सर, दिग्विजय चौटाला जी के अंदर जितना कॉन्फिडेंस है, जो वाकपटुता है, उसकी बोलने की शैली है, वो भारी पड़ेगी दुष्यंत के ऊपर सर।
अब आप ये थोड़े दिन पहले, 1-1.5 महीने पहले की बात है, ये रेवाड़ी में आए थे या नारनौल में कहाँ आए थे, दिग्विजय चौटाला जी, यूथ जोड़ने के लिए कोई कार्यक्रम था। तो अब ये देखिए, दक्षिणी हरियाणा के अंदर जाके राव इंद्रजीत के गढ़ में जाके ने, और वो दिग्विजय चौटाला जिसने 3 चुनाव लड़े, एक भी नहीं जीता, वो आदमी राव इंद्रजीत जी को, जो कि 4-5 बार का सांसद है, 6-7 बार का जो वो रह चुका है, विधायक रह चुका है और कद्दावर नेता है, उनको ये कह रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी तो नकली पार्टी है, असली पार्टी है तो हम है। और दिग्विजय जी चौटाला कॉन्फिडेंस देखिए आप, कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। तो ऐसे कॉन्फिडेंस का आदमी सर सक्सेस हो ही जाता है जब भी मौका मिलता है तभी। और अगर ये मौका जजपा को मिलता है तो ये दुष्यंत जी को नहीं मिलेगा, ये दिग्विजय को मिलेगा सर। और मैंने कई बार कहा है, देखो जिस टाइम में ओम प्रकाश चौटाला जी के उसमें ये पारिवारिक मतभेद चला था, तो उस टाइम में पत्रकारिता किया करता, तो ये 2000 के आसपास इनेलो वालों से पूछ लेना, नहीं तो पार्टी वाले पूछ लेंगे। मैंने ये कहा था कि जो आज ओम प्रकाश चौटाला जी ने जबरदस्ती वो किया है, यानी डिवाइड किया है, वो वक्त का पहिया गोल होता है और वो वहीं आगे टिकता है सर। तो ये आने वाले टाइम में अभय और अजय के अंदर भी होगा, और ये दोनों दो फाड़ होंगे ही होंगे सर। आज मैं आपको कह रहा हूं, याद रख लेना, अगर जजपा का ग्राफ बढ़ता है, आने वाले टाइम में दिग्विजय चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी के अलग अलग रास्ते होंगे सर। क्योंकि सत्ता चीज ही ऐसी होती है सर, सत्ता अच्छा मेरी अपने बात आप। सुनो, जी। बात यह है कि इनका पाला पड़ा हुआ है हरियाणा वालों का हम्म। खट्टर जैसे एक बहुत घाघ नेता से। सिर्फ खट्टर नहीं सर, ऊपर मोदी साहब और अमित जी शाह भी हैं। नहीं वो तो चलो है ही है, तो जो है हाँ, हरियाणा में तो खट्टर ही है ना हरियाणा में खट्टर है सर, वो वो। एग्जीक्यूशन करता है, मेरी बात पॉलिटिक्स वहां सुनो, से वो चलती विक्रम बेताल की कहानी है ना, कि है। वो हाँ। बेताल था, वो पेड़ पे टंगा रहता था और जब आता था और विक्रम के कंधे पे सवार हो जाता था। तो जी खट्टर साहब तो वो बेताल हैं, बेशक दिल्ली में है टंगे हुए, पर जब आते कूद के हरियाणा के कंधे पे बैठ जाते हैं। हाँ बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं। और खट्टर साहब से अब की बार, हालांकि खट्टर साहब को तो कौन समझा सकता है, पर मेरी सुनते हैं जरा, हम्म। तो मैं उन्हें ये समझाऊंगा कि कोशिश करो कि ये जजपा वाली पार्टी जो है ना, हम्म। इसने जाट माफ कर दे। हम्म। तो सर अगर जाटों में से इनको अगर माफी मिल जाती है, हम्म। तो सर वो हमारे यहाँ यूपी में कहावत है, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। हम्म। तो आपने अभी बताई 20-30 तो नहीं, पर मैं इतना मानता हूं 20% जाट पक्का बीजेपी में है। हम्म। तो 20% बीजेपी में चला गया, थोड़ा इनेलो में चला जाएगा, थोड़ा अब चौटाला दौरे चला जाएगा, हम्म। थोड़ा हुड्डा दौरे रह जाएगा। एक सवाल आपसे पूछूं अजीत भाई, जी आप क्यों चाहते हैं कि जाटों की सत्ता ना आए हरियाणा में? सर मुझे ना जाटों की सत्ता चाहिए। क्यों सर, जाटों एक से क्यों मिनट एक इतनी मिनट, ना 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 ना, हाँ। मुझे जाटों की सत्ता पूरे देश में नहीं चाहिए, ना राजपूतों की चाहिए, ना ब्राह्मणों की चाहिए, ना बाणियों की चाहिए, ना किसी ओबीसी की चाहिए, ना दलित की चाहिए। हाँ। मुझे तो हिंदूवादी सत्ता चाहिए इस देश में, तो क्या? राष्ट्रवादी। सर राष्ट्रवादी और हिंदूवादी, सर राष्ट्र जो पार्टी अपनी राजनीति के लिए राम मंदिर का बहिष्कार कर सकती है, जो पार्टी, हम्म। उस पार्टी की सत्ता मुझे देश में नहीं चाहिए। जो पार्टी सर आज पाकिस्तान का एजेंडा लेके राजनीति कर रही है, वो पार्टी मुझे देश में नहीं चाहिए। बात खत्म। सर मानना मेरा भी यही है कि कांग्रेस का राज मेरे हिसाब से तो घातक है इस देश के लिए। नहीं नहीं, क्योंकि हमें तो, और हमें कांग्रेस भी नहीं चाहिए, हमें बीजेपी भी नहीं चाहिए। मेरी बात सुन लो, हम्म। बीजेपी वाले नहीं लागते मेरे, के बताओ, मैं गाली नहीं दूंगा। मुझे तो ये राष्ट्रवादी
पार्टी चाहिए। अच्छा एक मिनट, आज कांग्रेस जो है वो बीजेपी का एजेंडा पकड़ ले। हाँ भाई हम एक मिनट, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जितने भी ये यादव जी लोग और जाट भाई बहस करते हैं ना, मैंने सुना है, ओ सुन, तू जो हुड्डा का चेला है ना, या जो तू यादव जी, जो तू अखिलेश का चेला है इसलिए है उसका समर्थक क्योंकि वो तेरी जात का है। मैंने कहा मोदी जात का तेली है और मैं ठाकुर हूं, पर मैं मोदी को अपना नेता इसलिए नहीं मानता हूं कि वो राष्ट्रवाद, वो देश प्रेम के कारण मेरा नेता है। जिस दिन वो अपनी इस राष्ट्रवाद की पॉलिसी से भटक जाएगा, एक मिनट में हम दूध की मक्खी तरह निकाल देंगे। अच्छा एक मिनट, हमने आज तक कल्याण सिंह को अपना नेता माना। कल्याण सिंह हमारी जात का तो था नहीं, वो तो लोधी थे। तो सर हमारे लिए राष्ट्रवाद सब, राष्ट्र प्रथम है, कोई जाति नहीं और कोई धर्म भी नहीं, राष्ट्र पहले, उसके बाद आएगा धर्म। अजीत भाई, क्या आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्रवादी नहीं है? जो है सिर माथे, हाँ यस, जो राष्ट्रवादी है सर। हमारा हाँ, कभी पूजा पद्धति से कभी कोई टकराव नहीं हुआ। तुम चाहे जैसे पूजा करो, तुम्हारे यस, लिए भारत भूमि और राष्ट्र पहले होना चाहिए। अगर तुम हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान का खाते हो और क्रिकेट पे शाहिद अफरीदी के छक्के पे ताली बजाते हो, ये कौन चाला? नहीं, गलत है, ये गलत है सर। तो पूजा पद्धति से हमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर। राष्ट्रीयता का मैं भी समर्थन करता हूं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, राष्ट्रवादी होना चाहिए, मैं भी इस चीज से सहमत हूं। तो हमें, अब मैं वापस सवाल पे आता हूं, मुझे जाटों की सत्ता आए चाहे ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रवादी पार्टी की सत्ता चाहिए। यस यस, ये मैं मानता हूं सर जी, मैं इस चीज का समर्थन करता हूं। और मैं एक चीज और भी कहता हूं सर, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो पाकिस्तान को, जो एक चूहा है आज हमारे सामने, वो अपना बाप बना लेगी फिर से। तो मैं तो खुल के कह रहा हूं सर कि जो पाकिस्तान के साथ मित्रता की बात कर रहा है वो पार्टी तो आनी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। सर चिदम्बरम ने ये पूछा ना कि आपको कैसे मालूम वो फलगांव वाले तीनों पाकिस्तानी थे? आप तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो सर। चिदम्बरम के बाद तो ये मणिशंकर अय्यर है ना, ये उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान का तो था ही नहीं, इनकी तो विचारधारा ये है पाकिस्तान को। तो आप पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो, इसका मतलब आप प्रो पाकिस्तानी हो। ये बिल्कुल सर, ये तो मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों की सत्ता नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल मानता हूं मैं इस चीज को। तो जी चलिए सर, काफी शायद काफी लंबी वीडियो होगी आपसे, काफी लंबी चर्चा हो गई। कुल मिला के आज का कंक्लूजन यह है कि राहुल गांधी जी हुड्डा साहब से पिंड नहीं छुड़ा पाएंगे, नहीं छुड़ा सकते सर। और ये जो संगठन सर्जन का या पद का ये है, ये सर मेरे हिसाब से तो ढकोसला है, इसमें भी राहुल गांधी जी कामयाब नहीं होंगे। एक चीज मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं सर, अगर कांग्रेस उठना चाह रही है और थोड़ा सा कुछ हद तक भूपेंद्र हुड्डा से पीछा छुड़ाना चाह रही है, तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि वो जो जिले वाइज नेता है ना सर, वो जिले उनको सौंप दिए जाएं इस 4 साल के दौरान, और उनसे रिजल्ट की डिमांड करें। जैसे कुमारी शैलजा जी है तो वो वहां से करनाल से हैं, अम्बाड़ा से हैं, पंचकुला, ये उनको दे दिया जाए। और यानी जो नेता जिस जिले का, उसके आसपास के 2 जिले और मिला के 3 जिले उसको सौंप दिए जाए, और वो प्रोग्रेस अगर दिखाते हैं तब तो थोड़ा बहुत ये लगता है कि उन लोगों में थोड़ा बहुत वो दम दिखा सकते हैं। अम्बाड़े की टिकट शैलजा नहीं तो बांटी थी, तो चौधरी निर्मल सिंह की छोरी खड़ी करके वहां हरवा दिया शैलजा के कैंडिडेट हुड्डा साहब ने। हाँ बांटी थी सर, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बार बताइए, और भूपेंद्र हुड्डा से पीछा छुड़ाने का और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ ये रास्ता है आके 3-3 जिले दे दिए जाए, चाहे वो उसमें तो फिर तो जी एक बात बताऊं, बीजेपी बड़ी खुश होगी, जब तक हुड्डा रहेगा तब तक हमारा राज रहेगा। बिल्कुल सर, ये फैक्ट है, लेकिन हुड्डा साहब तो रहेंगे, इसलिए नहीं कि मैं तो फिर बीजेपी भी सर, तब तो बीजेपी का मुख्यमंत्री ही हरियाणा में रहेगा, लिखवा लो। मेरे हिसाब से कोई तो सर कोई बुरी बात भी नहीं है अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री हाँ बढ़िया।
हम तो तो ये क्या एक दिक्कत है सर? नायब सिंह सैनी जी हैं, जेंटल आदमी, हर एक आदमी की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, और सर उन्होंने मेरी तो बात जाट सुनो, वर्सेस नॉन जाट का कोई वो भाजपा नहीं किया, वो में तो जाट भाजपा में जाटों के भी। व्यक्ति महत्वपूर्ण है ही नहीं, व्यक्ति महत्व का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल सर। खट्टर साहब थे, बहुत बढ़िया थे, खट्टर साहब गए तो नायब सिंह सैनी आ गए, वो भी बहुत बढ़िया है। नायब सिंह सैनी कल को जाएंगे, कोई और होगा, वो भी घना बढ़िया पाओगा। अब कोई भी सर बुराई क्या है? अगर बीजेपी का भी राज रहता है, बीजेपी का भी सीएम रहता है, तो मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती इसमें। चलिए सर, आपने समय दिया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। लोगों भाइयों, निवेदन है, सतबीर भाई का भारत लिंक ग्लोबल चैनल है, इसको जरूर आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जी कीजिए। जी। भाई भारत साहब लिंक फिर ग्लोबल। दोबारा, अरे अगली वीडियो में चर्चा करूंगा अनिल विज का क्या हाल है। अनिल विज का भी सर वही हाल अगले होने वीडियो जा में, रहा है अगले जो। वीडियो में, अगले वीडियो में। चलिए। अनिल विज का और राव अंदर इंद्रजीत जी का एक ही दर्द है सर, एक जैसा ही। जैसे हाँ, उनकी पॉलिटिक्स को, उनकी पावर को खत्म कर दिया गया राव इंद्रजीत जी को, अनिल विज का ही नंबर है सर अगली बार। उनकी चलिए भी जी, मतलब ये अगला लगा लो कि डिस्कशन पर इसी कतर टॉपिक ये पे होगा, सोचो। अगला जी डिस्कशन ये हुई होगा जी। राम राम भाई ठीक है साहब, सर। जय श्री राम राम, राम। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम जी।